कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 7 अपचय उपचय अभिक्रियाएं। इसके पाठ के 2 अंकों के प्रश्नों की बात अब हम कर रहे हैं। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीकरण प्रक्रम किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण सहित समझाइए। तो क्या है इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का योग या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का या इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इस तरह से है, ऑक्सीजन जुड़ता हो, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता हो, हाइड्रोजन जो है का त्याग होता हो, धन विद्युतीय तत्व का त्याग होता हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता हो, तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन इसमें मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन का योग हो गया, तो यह प्रक्रम क्या कहलाया? ऑक्सीकरण प्रक्रम कहला गया। अब यहाँ पर ये आयरन है और इसमें ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन ऋण विद्युतीय तत्व है, ये आयरन के साथ जुड़ गया, तब भी ये क्या कहलाया? ऑक्सीकरण कहला गया। इसके बाद यहाँ पर ये H2S है और यहाँ पर क्लोरीन है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये सल्फर से हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, तो ये भी ऑक्सीकरण संख्या है। फिर यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व का त्याग, तो ये K है, ये K जो है धन विद्युतीय तत्व है, तो यहाँ से ये हट गया है और ये इसके साथ जुड़ गया है, तो यहाँ धन विद्युतीय तत्व का त्याग हो रहा है, तो ये भी ऑक्सीकरण संख्या, ये ऑक्सीकरण प्रक्रम कहलाता है। तो इस तरह से इनमें ऑक्सीजन का योग होता हो, ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता हो, हाइड्रोजन का त्याग होता हो, धन विद्युतीय तत्व का त्याग होता हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता हो, तो ऐसे प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। इनमें से कोई एक उदाहरण भी आप बता सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अपचयन या अवकरण प्रक्रम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो ये उसी का उल्टा है, जो अभी हम ऑक्सीकरण पढ़े हैं, उसी का उल्टा ये जो है अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन, धन विद्युतीय तत्व या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति और उसमें क्या करना था? त्याग करने की प्रवृत्ति, या कह सकते हैं ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व की त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। तो आप इसको अलग से मत तैयार करिए, ऑक्सीकरण तैयार करेंगे, उसी का उल्टा लिख देंगे तो ये अपचयन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये है यूपरस ऑक्साइड है, तो इसमें से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यहाँ से त्याग हो गया, तो ये कौन सा प्रक्रम कहलाया? अपचयन कहला गया। पिछली बार में ऑक्सीजन जुड़ता था। यहाँ पर देखिए, ऋण विद्युतीय तत्व है, ये FeCl3 है, तो यहाँ पर ये ऋण विद्युतीय तत्व का भी त्याग हो गया। यहाँ पर 3 क्लोरीन थे, यहाँ पर 1 क्लोरीन बचा है, तो इस तरह से ये ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग हो गया। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, तो ये H2S के साथ जो है, ये S के सल्फर के साथ यहाँ हाइड्रोजन का त्याग हो गया, तो ये भी क्या कहलाया? एक तरह का अपचयन कहला गया। यहाँ पर देख रहे हैं तो कि धन विद्युतीय तत्व का योग हो गया, यहाँ सल्फर है, ये Fe है, ये जुड़ करके ये धन विद्युतीय तत्व का योग बना लिए। अब यहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करके कॉपर बन गया, तब भी ये क्या कहलाया? अपचयन कहला गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो इस तरह से यदि आपसे ऑक्सीकरण बनता है तो उसी को उल्टा कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये SO4 ऑक्सीजन है, ये 2 है, 6 की संरचना से स्पष्ट कीजिए। सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर सल्फर कितने हैं? 4 हैं, तो ये सल्फर 1 हो गया, सल्फर 2 हो गया, सल्फर 3 हो गया। इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 6, तो 1 2 3 ऑक्सीजन इस सल्फर के साथ जुड़े हैं, जिसमें 1 माइनस है, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन सल्फर के साथ जुड़े हैं, यहाँ भी 1 ऑक्सीजन है जिसमें 1 है। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इसमें देख लीजिए, यहाँ सूत्र से भी निकाल सकते, 6 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन में -2 होता है, तो यहाँ 6 और ब्रैकेट में -2 हो गया। अब यहाँ सल्फर कितने हैं? तो सल्फर कितने हैं? 2 हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं। ये जो साथ में सल्फर जुड़े हैं, ये केंद्रीय सल्फर हैं, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगी, इनकी गिनती नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर ये देख लीजिए, क्योंकि SS बंध बनाने वाला इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्र में रहेगा और इस पर कुल ऑक्सीकरण
का मान कितना होगा, 0 होगा। तो सल्फर हमारे पास कितने बचे, 2, तो यहाँ 2x हो गया। और इस पूरे यौगिक का जो आयन है वो कितना है, -2 है, तो यहाँ -2 लिख दिए। इस तरह से हमको संरचना भी बनाना है, इसको हल भी करना है। तो यहाँ पर 6 में से 2 का गुणा करेंगे तो ये -12 आ जाएगा। तो -12 + 2x हो गया, -2 हो गया। अब यदि -12 को इधर ले जाएंगे तो ये +12 हो जाएगा, और इसमें घटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो x = 10/2 हो गया, माने कितना आ गया, 5 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम SO4O6 की संरचना से बता सकते हैं कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +5 है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको ऑक्सीकरण अवस्था में नहीं गिनना है, क्योंकि ये केंद्रीय परमाणु है और आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाती है। अब अगला प्रश्न है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। तो विभिन्न तत्वों एवं आयनों को उनके मानक अपचयन विभव के मानों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। तो यहाँ पर जितने भी तत्व हों उनका सबसे पहले हम मानक अपचयन विभव ज्ञात कर लें और उसके बढ़ते क्रम में एक श्रेणी बना दें, तो उसे ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मानक अपचयन विभव का मान है वो क्रमशः क्या होता है, बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है, लवण सेतु क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। तो किसी विद्युत अपघट्ट जैसे KCl या KNO3 तथा अगर विलयन की जेली से भरी हुई यू आकार की नली को लवण सेतु कहते हैं। तो एक यू आकार की इस तरह से नली बनाई जाती है, इसमें अगर ये एक जेली होती है शैवाल से बनी हुई, तो उस जेली को भर देते हैं और साथ में KCl KNO3 का विलयन भर देते हैं। तो एक तरह का ये यू आकार की नली होती है, उल्टे यू आकार की। इसको फिर हम जो है दूसरे विद्युत अपघट्ट में डुबोते हैं, तो इस नली को हम क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। अब इसका काम क्या है, ये परिपथ को पूर्ण करता है तथा धारा प्रवाहित होने देता है और दोनों पात्रों में उपस्थित विलयन की उदासीनता को बनाए रखता है। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग जो है विद्युत अपघट्ट होते हैं अलग अलग पात्रों में। तो इसमें ये आयनों का परिवहन करता है, माने धारा का प्रवाह होने देता है, और साथ में एक दूसरे के विद्युत अपघट्ट को मिलने से भी क्या करता है, रोकता है। इसे ही लवण सेतु कहते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं। तो किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक कहलाता है। तो आपको समझना है, वैद्युत अपघट्ट है और इसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करेंगे, 1 सेकेंड तक प्रवाहित करेंगे, तो किसी भी इलेक्ट्रोड में जितने पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी उसे हम वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये है, जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर क्या होता है, समीकरण सहित स्पष्ट कर दीजिए। तो जो जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर जिंक Cu को विस्थापित कर देता है, क्योंकि Cu की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये जिंक है और इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, तो यहाँ पर जो समीकरण प्राप्त होता है, तो कॉपर यहाँ विस्थापित होकर ये क्या बन जाता है, ZnOSO4, और कॉपर अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये रासायनिक क्रिया होती है। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य है। तो जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को 298 केल्विन ताप पर 1 मोलर सांद्रण वाले विलयन में रखने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से दर्शाते हैं। तो समझ लीजिए, जो धातु इलेक्ट्रोड जिस पर प्रयोग किया जा रहा है वहाँ का निकाय का ताप कितना होना चाहिए, 298 केल्विन, और जो विलयन का सांद्रण है वो 1 मोलर सांद्रण विलयन होना चाहिए। तो धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। तो किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी आयन में उपस्थित उस तत्व के परमाणु पर उपस्थित आवेश को दर्शाती है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या उदासीन हो सकता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, KMnO4 में मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण संख्या है
वो क्या है +7 है। तो इस तरह से ये मैग्नीज में इतने आयन उपस्थित हैं, तो इस आवेश के मान को दर्शाने वाली संख्या ही क्या कहलाती, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, उदासीन भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण हम जानते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ ये PbS है और ये PbSO4 हो गया, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो यहाँ पर जो PbS का है तो ये PbSO4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और दूसरा देखते हैं, यहाँ H2O2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसके साथ एक ऑक्सीजन कम हो गया, इसलिए H2O2 का H2O में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इस तरह से एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों हो रहा है, अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाया और ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहला गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसका मान किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी धातु इलेक्ट्रोड के उनके आयनों के किसी लवण के विलयन के संपर्क में रखने पर धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव किसी अर्ध सेल में किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को स्पष्ट कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर ऑक्सीकरण प्रक्रम में कोई परमाणु मूलक या आयन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होती है, धनात्मक होती है। अब यहाँ पर जब ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है तो उसमें क्या आती है, कमी आती है। तो अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर देख लीजिए अपचयन का लक्ष्य, तो ये ऑक्सीकरण हो गया, इलेक्ट्रॉन का त्याग। अपचयन प्रक्रिया में कोई परमाणु मूलक आयन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है जिससे उसकी धनात्मक ऑक्सीकरण कमी संख्या में कमी या ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। तो सीधा सीधा हम ये समझ लें कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, कोई भी अणु हो, परमाणु हो, आयन हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और अपचयन में क्या है, कोई भी परमाणु हो, अणु हो, यौगिक हो, आयन हो, वो ऑक्सीकरण को ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन को, तो हम उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं, उदाहरण में भी देख रहे हैं कि ये कॉपर जो है ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये क्रिया हो गई अपचयन। और यहाँ पर ये पोटेशियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, त्याग कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या व संयोजकता में क्या अंतर है। तो चलिए ये हो गया ऑक्सीकरण संख्या, ये हो गई संयोजकता, इसमें अंतर को देखते हैं। वह संख्या जो किसी आयन पर उपस्थित आवेश को दर्शाती है तो ये ऑक्सीकरण संख्या कहला जाती है। संयोजकता क्या है, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिसे कोई दान करता है या ग्रहण करता है वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक ऋणात्मक होती है, इसका मान 0 भी हो सकता है। संयोजकता का मान धन और ऋण आवेश रहित होता है। इसका मान पूर्णांक में या भिन्नात्मक भी हो सकता है और इसका मान सदैव किस में होता है, पूर्णांक में होता है। इस तरह से अंतर है। तो यहाँ से 2 अंक के प्रश्न समाप्त होते हैं इस चैप्टर के। आप जो है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इंग्लिश का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा कर के सारे कंटेंट देख सकते हैं। थैंक यू।